तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 11 का हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी देखेंगे जो पूर्णांक 40 का और 1 घंटा रहता है टाइम। ठीक है, और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये मॉडल पेपर है 2024 से 25 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया गया है क्या, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, है ना, पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं सीधे। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहाँ देखेंगे ऊपर में इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, कि यहीं लिखा होगा। देखो पहले ऑप्शन देखो, मनोरंजन प्रदान करना, पूरी दुनिया को जोड़ना। तो आप भी इतना अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरनेट क्या करता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है ना। फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? तो यहाँ पे पहला है साइबर अपराध और धोखाबाजी, शिक्षा की कमी। नहीं, इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा भी कर सकते हो। आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को ना, तो वहाँ पे आप आसानी से मार दीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ रिलेटेबल करके। ठीक है, बिजली की समस्या तो इससे संबंधित है ही नहीं, सामाजिक मेलमाल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि साइबर अपराध और धोखाबाजी हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इंटरनेट को वर्णित किसके रूप में किया गया? देखो ऑप्शन ए, मनोरंजन का स्रोत, ज्ञान का भंडार, व्यापार का माध्यम, समय बर्बादी का कारण। तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी नहीं दिया है। तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल जो होगा वहाँ पे लिखा होगा वही होगा। तो वहाँ पे लिखा है ज्ञान का भंडार, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाए, और अगर इसका उपयोग साझेदारी और सावधानी में किया जाए, अगर इसका उपयोग केवल सोशल मीडिया के लिए किया जाए, अगर इसका उपयोग केवल शॉपिंग के लिए किया जाए। तो शॉपिंग तो नहीं कटेगा, कट जाएगा यहीं, ये भी मनोरंजन के लिए कट जाएगा। होगा बी या फिर सी? तो इसका आंसर नंबर बी होगा। बी ज़्यादा रिलेटेबल होगा। जैसे देखो, अगर इसका उपयोग साझे समझदारी और सावधानी से किया जाए तो इसका उपयोग जो है लाभदायक हो सकता है इंटरनेट का, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, पद्यांश पढ़ना है। ठीक है, इसमें प्रश्नों का विकल्प चयन करना है। तो आप लोग एक पद्यांश पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आंसर बताता हूँ आप लोगों को, है ना। सीधे आंसर बताता हूँ। यहाँ पे पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसको जोड़ा गया है किससे? भिन्नता में एकता। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही देता हूँ, चलो। भिन्नता में एकता की शक्ति भारत की पहचान है। धर्म भाषा धर्म, है ना, भाषा धर्म वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। आगे देखते हैं। आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा। सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। सब हम सब भारत माता के एक सूत्र में बंध जाए, मिलकर प्रगति पथ पर बढ़े, नई मिसाल बनाए, है ना। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मतलब 5 है, पद्यांश में भारत की पहचान किससे की गई है? धर्म देश भिन्नता में एकता, तो भिन्नता में एकता, है ना। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है? तो ज्ञान धन से, आपसी तेल और भाईचारे से, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, आपसी तेल और आपसी मेल और भाईचारे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है? तो कहा गया है क्या? जाति और धर्म के झगड़ों से। ठीक है, नई मिसाल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता। ठीक, रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है? तो रेडियो जो है सुदृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम क्या होगा? मतलब सुनना, लिखित, है ना। डिजिटल या फिर दृश्य माध्यम, तो दृश्य माध्यम रेडियो को नहीं देख सकते, तो डिजिटल माध्यम के रूप में आ सकता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यहाँ से बी, श्रव्य माध्यम। सिर्फ सुन सकते हैं ना, सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो को, उसे देख नहीं सकते, और ना ही ये डिजिटल है, और ना ही इसे लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? तो प्रिंट मीडिया का उदाहरण यहाँ पे कौन हो जाएगा? समाचार पत्र। प्रिंट करके आता है, छपकर आता है ना,
जनसंख्या में फीडबैक का क्या महत्व है? जनसंख्या में फीडबैक का महत्व क्या होता है? तो ये होता है आपका संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, संदेश को समझने में मदद करता है और दर्शकों का भी राय प्राप्त करता है। ये आपका फीडबैक होता है, ठीक है। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? जनसंचार का आधुनिक माध्यम कौन है? तो जनसंचार का आधुनिक माध्यम यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोगों को सूची प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी। तो 13 का हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सत्य और निष्पक्षता का पालन करना, ठीक है। पत्रकारिता में पेज 3 का क्या महत्व है? तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। खोज पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हम लोग देखते हैं इसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ऑप्शन नंबर सी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक है? तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक कौन है? तो ये है हम लोग, है ना, हम लोग, अर्थात ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ध्यान को पढ़ना होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिया गया है ये हामिद की कहानी से। आप लोग पढ़े होंगे कि हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उनका ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, वे तवे से रोटियां उतारती है, हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जा दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में काम की चीज हो जाएगी, खिलौने का फायदा व्यर्थ में खराब होते, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो हम देखते हैं अब इसका आंसर, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को, किसने लिखा है इसको बताइएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो चिमटा सुंदर था नहीं, उसे खिलौना पसंद नहीं थे, खिलौना पसंद था उसे, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दादी का हाथ जलने को बचाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी? तो खिलौने खरीदने में समस्या क्या थी? तो इसका हो जाएगा, खिलौने से कोई काम नहीं बनता, है ना, खिलौने जल्दी टूट जाते हैं, खिलौने बहुत छोटे होते हैं, महंगे होते हैं, तो खिलौने से कोई काम नहीं बनता इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसको सही होगा। राध्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया? तो हामिद ने बताया चिमटा का उपयोग कि आग मांगने वाला आग देने में उपयोगी होगा, है ना, फिर रोटियां तवे से उतारने में मदद करेगा, या फिर चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है प्रेमचंद्र जी, प्रेमचंद जी, है ना, जिसे जिसने कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी को, और मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है निम्न मध्य वर्गीय, ठीक है। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार का व्यंग किया है? तो इसने किया है आपका आस्थाओं की यहाँ पे देखो, सामाजिक कुरीति, आर्थिक विपन्नता, तो इसमें आर्थिक विपन्नता हो सकता है, टॉर्च बेचने वाले में वहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे होगा आस्थाओं में बाजारीकरण, ये होगा आपका। सामाजिक कुरीति तो है ही, आर्थिक विपन्नता भी है, और सामाजिक आस्थाओं में बाजारीकरण, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चमेली के बेटे का नाम क्या था? तो चमेली के बेटे का नाम क्या था? आप लोग जानते होंगे, बसंता है, ठीक है, बसंता। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? तो काला शुक्रवार पुस्तक की रचना जो की थी वो यहाँ पे
सुधा अरोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। खानाबदोश कहानी के लेखक कौन है? खानाबदोश कहानी के लेखक अमरकांत नहीं है, अमरकांत नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश, सोम प्रकाश और ओम प्रकाश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखते हैं आगे फिर को। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? भारत माता का मस्तक है ना, हिमालय को, देवालय को, गंगा को, यमुना को? तो हिमालय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? इतिहास और भूगोल की किताबें। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। फिर हम इतने क्वेश्चन करेंगे आज के दिन, और अगला वीडियो आएगा उसमें सभी ये क्वेश्चन होगा, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो जो 2 चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मैं बना के भेजूंगा पीडीएफ। तो वीडियो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके फीड में चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।